जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज टाइम को स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड प्रेशर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, गिव 2 examples each of situation in which you push or pull to change state of motion of of objects। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें देना है गिव 2 एग्जाम्पल्स, मतलब 2 एग्जाम्पल देना है ईच ऑफ सिचुएशन, जिसमें कि सिचुएशन क्या होगी, इन विच यू पुश और पुल टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों को, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए। कैसे चेंज हो, या तो आप उसे पुश धकेले उस ऑब्जेक्ट को, या तो पुल करें। तो पुश और पुल करने से उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो। अब स्टेट ऑफ मोशन का मतलब हमने पढ़ा है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन, और वेदर व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट देन मूव्स स्टार्ट मूविंग, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, स्टेशनरी हो और वो मूव करने लगे, तो उसका क्या हुआ बच्चों, स्टेट चेंज हुआ। कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड कम है, उसे ज़्यादा फास्ट कर दिया जाए तो स्पीड ज़्यादा हुआ, तो क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें 2 एग्जाम्पल देना है, तो आंसर लिख के देंगे 2 एग्जाम्पल। फर्स्ट, पुशिंग ए शॉपिंग कार्ट, पुशिंग ए शॉपिंग कार्ट। अब हम शॉपिंग मॉल गए, वहाँ पे कई सारे सामान हमें हमारी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी हमने खरीदा, उसे हम क्या कर रहे हैं, एक शॉपिंग कार्ट में उसे हम ढो करके ले जा रहे हैं। तो शॉपिंग कार्ट क्या है बच्चों, शॉपिंग मॉल में दिया जाने वाला उस एक तरह का क्या है, एक बैग की तरह होता है, एक एक आपको सामान रखने के लिए दिया जाता है। तो उसे क्या करते हो, आप पुश करके ले जाते हो, उसे धकेल कर ले जाते हो, ऐसे ऐसे आगे आगे धकेल रहे हैं, उसे ले जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है बच्चों, उस शॉपिंग कार्ट की स्टेट चेंज हो रही है। कभी आप किसी जो भी जहाँ भी आप कुछ सामान मिला वहाँ आप रुक गए, तो क्या हुआ, स्पीड को धीरे कर दिए। फिर आप कहीं शॉपिंग मॉल में कई सारे रूम होते हैं, कई सारे डायरेक्शन होते हैं, तो उस डायरेक्शन में आपको जाना है, तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, शॉपिंग कार्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आप शॉपिंग कार्ट की स्पीड को प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज करते हैं, तो इसलिए इसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो इसलिए पुशिंग है शॉपिंग कार्ट। दूसरा, पुलिंग बकेट फ्रॉम वेल टू ड्रॉ वाटर। अब देखिए, दूसरा में क्या है, पुलिंग, पुलिंग मतलब खींचना, तो पुलिंग बकेट फ्रॉम वेल टू ड्रॉ वाटर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें कुएं से पानी निकालना है, तो कुएं से जब पानी निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम बकेट यानी बाल्टी को ऊपर की ओर खींचते हैं ऐसे करके। तो क्या हो रहा है, बकेट की स्पीड कभी हम
जितनी स्पीड से खींचना चाहेंगे उतनी स्पीड कर सकते हैं। फिर जब हमारा एनर्जी लो होने लगे तो धीरे धीरे करने लगते हैं, है ना, जब पूरा पानी उसमें भरने लगता है तो। या फिर उसकी डायरेक्शन देखिए, वो अब देखिए, अब कुएं में जब बाल्टी यानी कि बकेट रखा हुआ था वो रेस्ट पर था, स्टेशनरी, और जब आप उसे ऊपर खींच रहे हो तो क्या हो रहा है, वो रेस्ट से मोशन में आ रहा है, तो मतलब स्टेट चेंज हो रहा है ना। तो रुके हुए से फिर मूव करने लगता है, तो स्टेट यहाँ चेंज हो रहा है। तो 2 एग्जाम्पल क्लियर है ये। चल, दूसरा क्वेश्चन है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिचुएशन। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है देखिए, यहाँ भी क्या करना है, 2 एग्जाम्पल देना है, जिसमें सिचुएशन क्या होगा, इन विच अप्लाइड फोर्स काउज चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको मिटा दो बच्चे। आप देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल किस चीज़ का देना है, ईच ऑफ सिचुएशन, हर एग्जाम्पल की जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, इन विच अप्लाइड फोर्स काउज चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है, बताना है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप कब चेंज होता है, जब उस पर फोर्स लगता है। हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स में पढ़ा है कि फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है। तो चलिए, पहला एग्जाम्पल है शेप ऑफ डव, DOUGH, डव। डव डव क्या होता है, नीडेड वेट फ्लोर, जो आटे को गूंथ करके हम उस क्या बनाते हैं, गूथा हुआ आटा, है ना। तो गीला गूथा गूथा हुआ आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, कई सारी चीज़ें बनाते हैं, पराठा, तो वो क्या करते हैं, हम उस, जैसे कि हमने ये एक गीला आटा है, उससे क्या किया है, एक हमें हमने एक फ्लैट एक रोटी बनाना है, तो इससे हम क्या करेंगे, रोलिंग पिन से इस पर, रोलिंग पिन से इसे चपटा करेंगे, यानी इसे ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके इसको थोड़ा बड़ा करते हैं साइज में, है ना। ये फूला हुआ है, ये पचक पचक के क्या होगा बच्चों, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, तो इस रोलिंग पिन का हमने यूज़ किया, ठीक है, रोलिंग पिन, ठीक। तो शेप ऑफ डव चेंज ऑन प्रेसिंग, इसको मिटा, with rolling pin, rolling pin, जिसको हम लोग बेलन बोलते हैं। तो बेलन से हम क्या करते हैं, एकदम प्लेन करते हैं, चपटा करते हैं, फूला हुए उस जो है आटे से गूथा हुआ जो होता है गुल्ला जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे इसको प्लेन करते हैं। तो रोलिंग पिन यानी बेलन से हम क्या कर रहे हैं, प्रेस करते हैं उसे। तो डव का क्या होगा, शेप चेंज हो रहा है, छोटा से बड़ा हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। दूसरा शेप ऑफ पेस्ट, टूथपेस्ट, शेप ऑफ टूथपेस्ट changes on squeezing। अब स्क्वीजिंग मतलब क्या होता है बच्चों, दबाना। तो हम क्या करते हैं, सुबह में मॉर्निंग टाइम में हम उठते हैं, ब्रश करने के लिए क्या करते हैं, अपनी टूथपेस्ट को फिंगर्स के बीच में क्या करते हैं, उसे पूरी तरह से स्क्वीज करते हैं, मतलब उसे दबाते हैं, तब जा करके हमारा पेस्ट निकलता है। तो टूथ जो पेस्ट है उसकी शेप क्या हो रही है, उसमें चेंज हो रही है ना। पहले फूला हुआ था, उसे दबा दबा कर हमने क्या किया, थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है इन दोनों में? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है डव जिसका शेप चेंज हुआ, यहाँ पे है टूथपेस्ट, शेप चेंज। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks in following statement. स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहीं लिखा हो इसका मतलब होता है सेंटेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला जैसे कि टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, कोमा वी हैव टू पुल। आप देखिए मैंने तो यहाँ पे आंसर ही लिखने की कोशिश किया। चलिए आंसर अभी नहीं, अभी पहले समझना है क्वेश्चन को। पुल एट द रॉक, ठीक है। देखिए फुल स्टॉप अच्छे से देना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, मतलब कुएं से पानी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू ब्लैंक एट द रॉक। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसे क्या करना है? हमें फिल करना है इस खाली जगह को, ठीक। तो रॉप यानी रस्सी को हम क्या करते हैं बच्चों? खींचते हैं या धकेलते हैं? खींचते हैं। खींचेंगे तभी तो आएगा वो बकेट। तो यहाँ लिखेंगे पुल एट द रॉप। ए charged body blank uncharged body towards it। अब एक चार्ज्ड बॉडी मतलब वैसा बॉडी जो चार्ज हो गया, जिसमें चार्ज है, वो क्या करते हैं? ब्लैंक अनचार्ज्ड बॉडी टुवार्ड्स इट। अनचार्ज मतलब वैसा बॉडी जो चार्ज नहीं है, उनको क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट या रिपेल। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? अट्रैक्ट होगा, TS, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो एक चार्ज्ड बॉडी हमेशा अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट्स करते हैं। टू मूव लोडेड ट्रॉली we have to blanket। टू मूव लोडेड ट्रॉली मतलब ऐसा ट्रॉली, ट्रॉली जो आता है सामान रखने वाली बैग, तो ट्रॉली बैग जो है पूरी तरह से लोडेड है, मतलब उसमें सामान भरा हुआ है। अब उस ट्रॉली, लोडेड ट्रॉली को हमें मूव करना है, तो क्या करेंगे हम? वी हैव टू पुश इट, ठीक है। उसे हम धकेलेंगे बच्चों, है ना। एक ट्रॉली बैग है जो बहुत भारी है, उसे क्या करेंगे? हम खींचेंगे उसको, एक तरह से धक्का देंगे तभी तो आगे जाएगा। इसको मिटा दो। सी के बाद यहाँ लिखते हैं डी। लास्ट क्वेश्चन है, बोला है कि द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट ब्लैंक अनदर नॉर्थ, ब्लैंक नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। चलिए, तो ए में क्या है? पुल, बी में बच्चों अट्रैक्ट्स, सी में पुश।
अब देखिए अनदर मैग्नेट, अब द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट, ए मैग्नेट मतलब एक मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल, ठीक। ये ब्लैंक, यहाँ खाली जगह है, नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अब ये नॉर्थ पोल अनदर मैग्नेट, दूसरे मैग्नेट की है, ठीक। तरह से तो अब ये दोनों अगर सामने में है, ठीक है, लाइक पोल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट या रिपेल, रिपेल होगा, क्योंकि नॉर्थ है और यहाँ भी नॉर्थ ही है, मतलब नॉर्थ पोल किसी एक मैग्नेट की वो दूसरे मैग्नेट की नॉर्थ पोल को रिपेल करते हैं, धकेलते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, रिपेल, रिपेल्स नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। ये क्या करेंगे, इसको इधर धकेलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा है चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। आर्चर स्ट्रेचेस हर बो वाइल एम एट द टारगेट। क्या हो रहा है, एक आर्चर है बच्चों, ARCHER, आर्चर, आर्चर एक गर्ल है, ठीक है, एक लड़की का नाम। ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी जो तीर धनुष जिसको बोलते हैं हम लोग बो एंड एरो, अब ये जो क्या है बच्चों, ये है बो, ठीक है, बो, ये इसकी देख सकते हैं, इसी को हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, इसको बोलते हैं BOW, बो, ठीक। और यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या देते हैं, एरो देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देते हैं एरो, इसको बोलते हैं हम लोग एरो, ठीक है। तो जो आर्चर है ये निशानेबाज है, ठीक है, मतलब निशाना लगाने वाली है। तो आर्चर बो को, इस बो को, है ना, मतलब ये जो पूरा जो सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरा सिस्टम जो है बो है। तो आर्चर इस बो को, ये वाली जो बो है, इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। जब आप तीर धनुष चलाते हो कहीं भी, तो उसको क्या करते हो, पीछे खींचते हो, इस चीज़ को, है ना, इस फिंगर से, इस थंब और इस इंडेक्स से, तो इसको खींचते हैं पीछे की ओर, तब जा करके एरो क्या होता है, अपने टारगेट की ओर, अपने टारगेट की ओर जा करके लग जाता है, ठीक है, ये है टारगेट। तो अब आर्चर इस बो को जैसे ही पीछे खींचती है, तो क्या होता है, एरो रिलीज हो जाता है और अपने स्टार्ट हो जाता है अपने टारगेट की ओर जाने के लिए, ठीक है। जस्ट लाइक आपने कभी देखा होगा कोई खिलौना या कोई चलाया होगा, तो पीछे खींचते हैं बो को और वो तीर आगे की ओर भागता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, शेप चेंज हो रहा है ना, जैसे ही आर्चर खींच रही है तो शेप चेंज हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन, टू स्ट्रेच बो, टू स्ट्रेच बो आर्चर apply force cause change in its blank। तो 4 नंबर का पहला, इसमें में फिल करना है, भरना है। तो टू स्ट्रेच बो, इस बो को जैसे ही पीछे की ओर खींचा गया, देन आर्चर अप्लाइड फोर्स दैट काउज चेंज इन इट्स ब्लैंक। तो
खींची मतलब क्या हुआ, फोर्स लगा के खींची ना, तो जब खींच रही थी तो फोर्स लग रहा था, उससे क्या हो रहा था कि जो शेप है वो चेंज हो रहा था। किसका शेप, इस बो का। इसको हम पीछे खींच रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा बच्चों। एक्चुअल में तो ऐसे रहता है, लेकिन जब खींचेंगे तो क्या होगा, पीछे शेप चेंज होगा। तो आंसर क्या होगा, शेप। क्लियर यहाँ तक। तो शेप क्या हो रहा है, बो का चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है, जब इसको पीछे की ओर ऐसे खींचा गया, स्ट्रेच किया गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, शेप कब चेंज होगा, स्ट्रेच कब करेंगे तो क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। बी नंबर, द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर, ठीक, आर्चर टू स्ट्रेच बो is an example of blank force। ठीक है, अब हम किसी चीज़ को स्ट्रेच खींचते हैं तो खींचने के वक्त क्या होता है बच्चों, फोर्स लगता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर, आर्चर के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया गया स्ट्रेच बो, बो को, इस बो को स्ट्रेच करने के लिए, है ना, पीछे खींचने के लिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक फोर्स। तो यहाँ क्या होगा, मस्क्यूलर फोर्स, MUSCULAR। ठीक है, ये सब हम किससे भर रहे हैं, गैप को फिल किससे कर रहे हैं, फॉलोइंग टर्म से, दिए गए फॉलोइंग टर्म से, जो भी ऊपर में टर्म दिए गए उसी से भर रहे हैं। ठीक है, मस्क्यूलर कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। शेप हमने भर लिया, ठीक है, मस्कुलर भी हो गया, मस्कुलर फोर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरो जब मूव कर रहा है, एरो आगे की ओर जब मूव कर रही है टारगेट की ओर, तो एरो पर जो है बच्चों, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एरो के स्टेट को चेंज करने में, मतलब एरो अभी रेस्ट पे है, तो एरो जब इस स्ट्रेच करके इसको रिलीज करेंगे बो को, तो क्या होगा, एरो धीरे धीरे इस रेस्ट से मोशन में आएगा और धीरे धीरे आगे जाएगा। ठीक, आगे जाएगा तो यहाँ पे फोर्स लगेगी। ठीक है, कौन सा फोर्स देखते हैं। तीसरा है द टाइप force responsible for change state of motion of arrow is an example of force। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो एरो एरो है, ये एरो, इसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है कब, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे एरो के स्टेट में मतलब इसकी जो स्पीड है, इसकी डायरेक्शन है, ये सारा चेंज हो रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कांटेक्ट फोर्स क्यों है रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए कांटेक्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि कांटेक्ट का मतलब जो टच में हो, तो हम जब तक इसको फिंगर जब तक खींचेंगे कैसे, तो इस पर हम फिंगर लगाएंगे, है ना, इस पर फिंगर देंगे अपनी हैंड से,
इस तरीके से, है ना। इस पर हम अपनी हैंड का फिंगर रखेंगे, तभी तो ये टच में आएगा। तो हमारे हैंड की जो फिंगर्स हैं इस एरो के टच में है, जो इसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब ये रेस्ट पर है यहाँ पे, है ना, ये क्या है, रेस्ट पर है। और जैसे ही अपनी फिंगर को हम रिलीज छोड़ देंगे तो ये आगे की ओर भागेंगे, मतलब ये अब मोशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कांटेक्ट। क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है, कांटेक्ट टच में है यहाँ पे, है ना, टचिंग में। अब आते हैं अपने डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर में अब देखिए, यहाँ पे हमने कांटेक्ट भी पढ़ लिया, ठीक है, सेव हो गया। डी बोल रहा है कि वाइल WHIL, वाइल मतलब होता है दौरान, किसके दौरान, तो वाइल द एरो moves toward towards toward its target, जो फोर्स acting on it are due to blank and due to blank, ठीक। बोला गया कि एरो, देखिए एरो को जब हमने टच करके, मतलब एरो को जब हम इस बो को रिलीज स्ट्रेच किए तो एरो क्या हुआ बच्चों, रिलीज हुआ और स्टार्ट करने लगा टारगेट की ओर मूव करने के लिए। तो एरो अभी रेस्ट से मोशन में आया, क्यों, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट मतलब हमने टच करके छोड़ा, तो एरो क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ सी में। लेकिन डी बोल रहा है कि वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड इट्स टारगेट, मतलब जब एरो, ये एरो अपनी ये टारगेट की ओर मूव करने के लिए स्टार्ट करती है, मूव करने लगती है, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ब्लैंक एंड ड्यू टू ब्लैंक। तो मतलब अब जब ये इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर एरो है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्लियर है, कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एरो यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो इस पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। ग्रेविटी क्यों, क्योंकि हमेशा अर्थ क्या करते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं ना, तो ग्रेविटी मतलब नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है नीचे से। और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, एट्रैक्शन का, ये वाला। एट्रैक्शन नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक ऑफ एयर, एयर है ना। तो एयर मतलब अब जब एरो इससे रिलीज हो गई है, अब यहाँ पे आ गई है, मतलब आगे टारगेट की ओर जा रही है, तो अब यहाँ इसके आसपास में क्या होगा, एयर होगा। तो एयर क्या लगाते हैं, हमेशा फ्रिक्शन, किसी भी मोशन को रोकती है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो कभी कभी आप देखते हो ना, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा जब चल रही हो, आंधी तूफान, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, साइकिल आपका धीरे हो जाता है, आप धीरे धीरे चलाने लगते हो, क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो गई। उसी तरीके से यहाँ पे जब एरो बहुत तेज फास्ट टारगेट की ओर भाग रही थी, तो आसपास के जो एयर हैं वो इसको रोकने का प्रयास करते हैं, इसके मोशन को रोकते हैं, जो कि फ्रिक्शन होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है किसकी, एयर लगाएगा यहाँ पे। आंसर क्लियर है, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो इस पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी, दूसरा फ्रिक्शन। चलिए, तो कौन सा, ये हो गया, ये भी हो गया। ये जो है बच्चों, ये यहाँ पे नहीं है, नॉन कॉन्टेक्ट भी यहाँ पे नहीं। क्लियर है, चलिए। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको कुछ दिए गए हैं, है ना, स्टेटमेंट्स। अब उन स्टेटमेंट जो दिए गए हैं आपको, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
उसमें से आपको एजेंट का नाम बताना है जो फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। फोर्स लगाने वाले एजेंट किस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं और जो फोर्स लग रही है उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट पर। देख, पहला जैसे कि स्क्वीजिंग पीस ऑफ लेमन, पीस ऑफ लेमन between fingers to extract its juice। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है हमें पहला एजेंट बताना है, एजेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। दूसरा हमें बताना है ऑब्जेक्ट कि एजेंट जो है वो किस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। और इफेक्ट क्या पड़ रहा है इस पर, इफेक्ट क्या हो रहा है। इफेक्ट को हमें स्टेट करना है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक। तो स्क्वीजिंग मतलब दबाना है ना, पिचकाना, क्या चीज को, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। हमें कभी भी किया होगा, नींबू है, नींबू को हम काटते हैं बच्चों, तो उसके टुकड़े को क्या करते हैं अपनी इस फिंगर के बीच में क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, मतलब नींबू निचोड़ना। तो नींबू जब निचोड़ते हैं तो क्या कर निकलता है उससे, एक्सट्रैक्ट, उससे जूस निकलती है उससे, है ना। और उससे हम क्या करते हैं, नींबू पानी पीते हैं। तो नींबू पानी पी रहे हैं तो नींबू को हम अपनी फिंगर के बीच में स्क्वीज कर रहे हैं, दबा रहे हैं। दवा मतलब फोर्स कौन लगा रहा है, दबाने का काम कौन कर रहा है, हमारी फिंगर्स। तो एजेंट यहाँ पे कौन होगा, एजेंट मतलब फोर्स लगाने वाला, तो यहाँ पे अब फिंगर्स हो जाएगा। हमें इसी को देख के बताना है, तो यहाँ पे फिंगर्स एजेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा ऑब्जेक्ट, किस चीज़ को हम दबा रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम लेमन को दबा रहे हैं, तो लिखेंगे पीस ऑफ लेमन, नींबू के टुकड़े को हम दबा रहे हैं। क्या हो रहा है, क्यों दबा रहे हैं, इफेक्ट क्या हो रहा है, तो इफेक्ट यानी रिजल्ट है कि लेमन जूस इज एक्सट्रैक्ट, ठीक, नींबू के जूस एक्सट्रैक्ट हो रहे, निकल रहे हैं। चलिए ये तीनों रहेगा, बस ये चेंज होंगे। ये आंसर लिख लिया था ना, फिंगर पीस ऑफ लेमन, लेमन जूस एक्सट्रैक्ट। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथ पेस्ट ऑन प्रेसिंग, ठीक है। तो टूथ पेस्ट को जब हम प्रेस दबाते हैं तो क्या निकलता है उससे, पेस्ट बाहर आता है। टेकिंग आउट पेस्ट बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट को दबाते हैं मॉर्निंग टाइम में। तो यहाँ पे एजेंट मतलब पेस्ट को हम दबा रहे हैं, तो फोर्स कौन लगा रहा है, हमारी फिंगर्स। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एजेंट फिंगर्स ही हो जाएगा, बिल्कुल। दोनों में ही फिंगर्स होंगे, उसमें भी फिंगर्स थे, इसमें भी फिंगर होंगे, ठीक, क्योंकि हम दबा रहे हैं अपनी हैंड की फिंगर से। अब किस को दबा रहे हैं, तो टूथ पेस्ट को दबा रहे हैं, ठीक है, टूथ पेस्ट को। ये एक ऑब्जेक्ट है, चीज है। क्या क्या हो रहा है इससे, इफेक्ट क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो टूथ। अब ये टूथ पेस्ट यहाँ लिखिएगा बच्चों, सिर्फ टूथ पेस्ट नहीं है, टूथ पेस्ट मतलब वो पेस्ट जो निकलता है उससे, लेकिन यहाँ टूथ पेस्ट ट्यूब है ऑन प्रेसिंग, ठीक है। तो इफेक्ट लिखिएगा कि टूथ
टूथपेस्ट इज पुस्ड आउट, ठीक, फ्रॉम ट्यूब। तो वो जो टूथपेस्ट ट्यूब है जिसको हम दबा रहे हैं फिंगर से, उससे क्या हो रहा है, टूथपेस्ट पुस्ड आउट, बाहर की ओर आ रहे हैं, है ना, बाहर की ओर धकेल रहे हैं, उसको हम निकाल रहे हैं उससे। क्लियर है? चलिए, एक लोडेड सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब सस्पेंड है, झुका हुआ है, फ्रॉम स्प्रिंग। सस्पेंडेड का मतलब ये भी है लटका होना, किसी चीज से लटकना। तो एक लोडेड जो है सस्पेंडेड लटका है किसी स्प्रिंग से, ठीक है, एंड अदर एंड इट्स अदर एंड is on hook, stick to wall। इसको मिटा देता हूँ। बोला एक लोडेड सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग। ठीक है, ये सपोज बच्चों पीछे जो है ये है वॉल, ठीक है, ये दीवार है, इसकी जो स्प्रिंग की एक वाली जो साइड है बच्चों ये इस तरीके से, और यहाँ पे एक बड़ा सा लोड है। ये क्या है, लोड सस्पेंडेड, लटका हुआ है किससे, स्प्रिंग से, और इसकी अदर एंड इज ऑन हुक, इस हुक पर है, यहाँ क्या है, हुक है जो इस दीवार से चिपके हुए हैं। तो बताना ये, अब देखिए स्प्रिंग से जब किसी चीज़ को हम लटका देंगे तो नीचे की ओर क्या हो रहा है बच्चों, वो लटक जाएंगे और फोर्स लगेगा इस पर, क्योंकि जितना ज़्यादा ये वेट होगा, इसमें जितना ज़्यादा भारी होगा, वेट है, तो अर्थ क्या करेगी, इसको नीचे की ओर खींचेगी ना। तो अर्थ नीचे की ओर खींच रही है इस लोड को, तो इस पर एक तरह का प्रेशर हो रहा है ना, एक तरह का फोर्स लग रहा है। तो ये स्प्रिंग भी क्या होगा, उतनी उतनी बल से नीचे मतलब खींचा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, एजेंट कौन है यहाँ पे, एजेंट है ये लोडेड सस्पेंडेड, लोडेड, ये लोड है, ये ऐसे लिखेंगे इसको, सस्पेंडेड लोड, लोड जो इस पर लटके हुए लोड है, यही एजेंट है, क्योंकि फोर्स इस स्प्रिंग पर लगा रहा है। अब ऑब्जेक्ट मतलब कि फोर्स किस पर लग रहा है, ये किसको नीचे की ओर खींचे हुए, स्प्रिंग को ना, तो ऑब्जेक्ट होगा स्प्रिंग, ठीक। क्या रिजल्ट हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट है कि ये स्प्रिंग नीचे की ओर खींचे आ रहे हैं। स्प्रिंग नीचे की ओर झुक रहा है, मूव कर रहा है डाउनवर्ड ड्यू टू लोडेड सस्पेंडेड लोड। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब हमारा है डी नंबर क्वेश्चन।
एन athletes making high jump to clear the bar at certain height. एक एथलीट्स जो है, एथलीट मतलब एक खिलाड़ी जो है वो मेकिंग हाई जंप, ठीक है, एक बड़ा सा मतलब एक एथलीट खिलाड़ी है वो एक बार को क्लियर मतलब बार को क्लियर करने के लिए, क्लियर मतलब बार को बार से आगे जाने के लिए है ना, एक सर्टेन हाइट पर जंप मारता है। तो एक एथलीट्स है यहाँ पर, ठीक है, ये जो एथलीट्स है ये यहाँ से जंप मारता है, बार क्या है ये, ठीक, एक सर्टेन हाइट पर है बार, जैसे कि सपोज ये है एक बार, ठीक। तो अब एथलीट्स क्या करेगा बच्चों, इस बार को, ये जो बार है इससे लंबी छलांग मारेगा तभी तो जाएगा इसके आगे। तो ये एथलीट्स जंप करके कहाँ जाता है, इसको क्लियर करके यहाँ। तो ये एथलीट फोर्स लगा रहा है कौन, इसकी लेग यानी कि पैर के मसल्स। तो आंसर होगा एजेंट में लेग मसल ऑफ एथलीट। इस खिलाड़ी की जो पैर के मसल्स हैं वही फोर्स लगा रहे हैं, यानी मस्कुलर फोर्स किस पर लगा रहे हैं, तो इस ग्राउंड पर लगा रहे हैं ना, ग्राउंड से एकदम पूरी जोर से ताकत से छलांग लगाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, ग्राउंड हुआ, जमीन धरती। अब इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट, तो यहाँ पर जो इफेक्ट है एथलेट्स क्या होता है, इस बार को क्लियर कर लेता है लाइन को, एथलेट is propelled, propelled, propelled upward to clear the bar। अब एथलीट जो है वो प्रोपेल्ड हो जाता है, मतलब आगे की ओर पूरी जंप लगा रहा है तो आगे की ओर धकेला जाएगा, तो आगे की ओर एकदम धकेला जाता है एकदम ऊपर की तरफ, ठीक है, एकदम यहाँ से एकदम छलांग लगाया ऊपर की तरफ ऐसे करके ऐसे गिरा, तो क्लियर द बार, बार को क्लियर करने के लिए। क्लियर है आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन, ए ब्लैक स्मिथ क्या कर रहे हैं, तो ब्लैक स्मिथ जो है हैमर ए हॉट पीस ऑफ आयरन while making a tool। क्वेश्चन क्या है, तो ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहार है वो एक गर्म लोहे को हैमर कर रहे हैं, हैमर मतलब हथौड़े से ऐसे ऐसे उसको पीट रहे हैं, ठीक है। तो एक गर्म लोहा को जब वो ब्लैक स्मिथ लोहार पीट रहा है हैमर से, तो क्या वाइल मेकिंग ए टूल, कोई औजार बनाने के लिए, है ना, तो लोहार क्या करते हैं, गर्म लोहे को मारते हैं ऐसे ऐसे ताकि उसका शेप चेंज हो जाए, ठीक। अब हमने तो आंसर ही बता दिया, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हाउ डज फोर्स ड्यू टू हैमरिंग
affect ease of iron. अब ब्लैक इसमें जोर जोर से हथौड़े से पीट रहा है गर्म लोहे को, तो फोर्स लगा रहा है ना, तो फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा उससे, उस आयरन के पीस, आयरन लोहे के टुकड़े पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, है ना, इफेक्ट क्या होगा। तो आंसर लिखेंगे एक ब्लैक स्मिथ hammer a piece of hot piece, एक hot piece of iron by applying force which cause, इसको एक लाइन में लिखते हैं बच्चों, ठीक है, एक लाइन में लिखते हैं, चेंज शेप ऑफ आयरन। अब ठोक रहे हैं, थोड़े से पटक रहे हैं तो क्या होगा, आयरन के टुकड़े की शेप चेंज हो जाएगी, जो लोहा है वो उसकी शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी। आंसर यहीं तक है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, एन इनफ्लेटेड मतलब होता है फूला हुआ, बलून was placed on wall after it has been rubbed with piece of synthetic cloth. देन बोल रहा है कि what force might be responsible for attraction between wall एंड बलून। ठीक, देखिए ये क्या बोल रहा है कि जब हम एक बलून को किसी सिंथेटिक क्लॉथ, एक सिंथेटिक क्लॉथ कपड़े से के पीस टुकड़े से, एक सिंथेटिक क्लॉथ है, बलून को उससे रगड़ रहे हैं उस पर, ठीक है। तो बलून को जैसे हमने रब किया तो उसके पास क्या हुआ, उसके बाद बलून के पास चार्ज आ गया, है ना, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी हो गया। अब जब उसे हम एक दीवार पर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे प्रेस किया था, तो प्रेस करने के बाद ये देखा, यहाँ पे एक लाइन छूट गया बच्चों, इट वॉज फाउंड दैट कि बलून स्टिक हो गई, मतलब चिपक गई वाल से। ऐसा क्यों, क्योंकि बलून ये कपड़ा है ना, ये क्लॉथ है सिंथेटिक, बलून को हम इससे मतलब उसको फुला करके बलून को हम इससे क्या कर रहे हैं, ऐसे से रगड़ रहे हैं, तो अब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली थोड़ा चार्ज हो गया, इसमें चार्ज आ गए हैं जो कि रेस्ट पर है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है। अब इस बलून को उठा करके, ये एक दीवार है, एक वाल है, ठीक है, यहाँ पर हम इस बलून को चिपकाने की कोशिश करेंगे, मतलब कैसे, प्रेस करके, दबा करके, तो ये देखेंगे ये चिपक जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आंसर क्या होगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? कि किस लिए? अट्रैक्शन के लिए। बलून बलून और वाल दोनों के बीच अट्रैक्शन है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आंसर क्लियर है? अब आते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे, 8वां। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि नेम टू forces acting on plastic bucket containing water, पानी भरा हुआ है इसमें, held above the ground in your hand। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना हैंड में, देखिए ये एक इंसान है, एक बंदा है जो क्या कर रहा है, एक बाल्टी में एक पानी भरे बाल्टी को उठाकर ले जा रहा है। तो ये जो बकेट है, ये क्या है? बकेट विथ वाटर, मतलब इसके अंदर में पानी है, पानी से भरा हुआ बाल्टी है, बकेट। तो ये जो है बकेट ग्राउंड से क्या है? ऊपर है, अबव द ग्राउंड। इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इस साइड में ये ऊपर है, अबव ग्राउंड, ठीक है। ओ है बच्चों, तो ग्राउंड से ऊपर की तरफ है, ग्राउंड के नीचे नहीं है, ठीक है, ये ग्राउंड है। देन आपके हाथ में, इन योर हैंड, है ना। देन डिस्कस why forces on it does not acting on it does not bring change state of motion। तो हमें चलिए डिस्कस करते हैं क्या, कि अब ये बकेट जो है ना, जिस पे फोर्स लग रही है, पहले तो हम जानते हैं कौन सा दो फोर्स है। पहला है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कहाँ पे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये नीचे की ओर लग रही है। देखिए ये एक्टिंग डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल
तो नीचे धरती, अर्थ इसको खींच रही है, ठीक है। तो ये जो है अर्थ इसको नीचे की ओर खींच के रखी हुई है बकेट बाल्टी को, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ फोर्स लगेगा। तो बोला ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा मस्क्यूलर, क्यों ये मस्कुलर फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि आप बकेट को उठाए हुए हैं, लिफ्ट किए हुए हो, तो आपकी मसल्स क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे ना। तो ये क्या होगा? एक्टिंग अपवर्ड, है ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो है एक्टिंग अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लग, उठा के आपके हैंड उठा के रखे हुए, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये क्या है यहाँ पे? मस्कुलर, ठीक है। तो एक ऊपर एक नीचे, दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, दो फोर्स है, और कभी भी हम जब एक से ज़्यादा फोर्स हो तो वहाँ किसकी बात करते हैं? नेट फोर्स, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ पे बैलेंस है। बाल्टी बाल्टी नीचे गिरेगी नहीं ना, बाल्टी नीचे गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप ही हैंड ऊपर इसको खींचे हुए है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन बकेट की चेंज नहीं हो रही है। फोर्स एक्टिंग ऑन इट डज नॉट ब्रिंग चेंज स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है इसकी, ठीक है। तो फोर्स लग रही है लेकिन चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? देखिए ये जो ग्रेविटेशनल है बच्चों, देखिएगा, दिस टू फोर्स फोर्सेस एफ को अच्छे से आर बैलेंस्ड। ये एक बैलेंस्ड हो गई, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। सो नेट फोर्स इज जीरो। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। एंड नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बकेट। बकेट की मोशन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में कोई बदलाव नहीं। दो फोर्स ये हैं और उसका रीजन। चलिए, तो इस तरीके से जब भी हम जाएं, एक पानी से भर के बकेट बाल्टी को लेकर कहीं जा रहे हो, तो याद रखना यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है जो कि आपस में बैलेंस है। तो बाल्टी गिरेगी नहीं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और एक मस्कुलर फोर्स। जितना ताकत से हम पकड़े रहेंगे, मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, तो बैलेंस रहेगा। नहीं तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगी, ज़्यादा भारी हो जाएगा बकेट। फील दिस टू फोर्स वाइल बाथिंग, स्नान करते वक्त जब आप कभी इसका यूज़ कर रहे हैं बकेट का, तो इसको फील कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि एक रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च satellite in its orbit, ठीक है। then name two forces acting on rocket immediately after leaving launching
पैड देखिए, अब क्या बोल रहा है कि एक रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड, एक रॉकेट को ऊपर फायर किया गया है ना। क्यों किया जाता है रॉकेट फायर ऊपर की तरफ? टू लॉन्च सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुंचाने के लिए, ठीक है। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन रॉकेट, अब रॉकेट में लगने वाले दो फोर्स का नाम बताएं। इमीडिएटली, एकदम तुरंत, आफ्टर लिविंग लॉन्चिंग पैड। अब ये लॉन्चिंग पैड क्या है? देखिए, ये है हमारा रॉकेट, ठीक है। रॉकेट क्या हो रहा है बच्चों? नीचे से फायर हो रहा है ना, इस तरीके से। अब ये जो हमने बनाया ये है लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड है ये, इसमें रॉकेट है, रॉकेट ऊपर की तरफ फायर हो रहा है। तो यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहा है। पहला फोर्स है, पहला है बच्चों थर्स्ट, THRUST। थर्स्ट में ब्रैकेट में लिखिएगा एक्टिंग, या ऐसे लिखिए इसको ब्रैकेट में, पुशिंग द रॉकेट अपवर्ड, ठीक है। दूसरा जो फोर्स लग रहा है, देखिए, अब थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। ये फोर्स क्या करती है बच्चों? रॉकेट को, ये जो रॉकेट आप देख रहे हैं ना, है ना, ये रॉकेट को ऊपर की ओर पुश करते हैं, धकेलते हैं, ठीक। अभी आपको थर्स्ट में बस इतना ही जानना है। थर्स्ट काइंड ऑफ एक तरह का फोर्स जो कि इस रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, ठीक। दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? तो अर्थ, जो हमारी धरती है, वो क्या कर रहे हैं? अर्थ पुल द रॉकेट डाउनवर्ड, ठीक है। वो अपवर्ड में थ्रस्ट लगा रहा है ऊपर, और नीचे की तरफ जो है इसको अर्थ नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला फोर्स कौन है? ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ लगाती है। तो अर्थ पुल कर रही है, खींच रही है रॉकेट को डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो ये आंसर क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक। एक थ्रस्ट है, पहला फोर्स, दूसरा ग्रेविटी, क्लियर है। तो ऊपर वाला फोर्स जैसे ही पूरी फोर्स लगा गया ऊपर, ऊपर की ओर रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ऊपर चले गया, फायर, क्लियर है यहाँ तक। तो हमें सिर्फ दो फोर्स का नाम बताना था, थ्रस्ट एंड ग्रेविटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। 10 नंबर क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन है बच्चों, एक ड्रॉपर है, तो ये है बच्चों एक ड्रॉपर। इसमें हमने किया था ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशन में ड्रॉपर है। इसको जब हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, किसको? रबर बल्ब को। रबर बल्ब की, ड्रॉपर की रबर बल्ब को जैसे हमने दबाया तो क्या हुआ? इसके अंदर की जितनी भी एयर थे
वो सब बबल के रूप में बाहर जाने लगे, है ना। एयर escape in form of bubble, bubbles, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब एयर सब चले गए तो यहाँ हमने बोला था इसके ऊपर, इसके ऊपर देखिए ध्यान से, इसके ऊपर क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड क्या है यहाँ पे, तो वाटर है। इसको मिटा दो। चल, अब जैसे ही यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ऊपर में तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे गहराई अंदर तक बढ़ेंगे, अंदर तक मतलब यहाँ पे आएंगे, तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। ये इसकी नोजल है, ये क्या है इसका नोजल, नोजल, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर यानी लिक्विड जो है वो हाई प्रेशर से लो की तरफ जाएंगे। अंदर प्रेशर कोई नहीं है, कम है, एयर सब निकल गए हैं, तो ये पानी लिक्विड अंदर की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। इस तरह से राइज ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो लिक्विड गेट्स फिल्ड इन दिस ड्रॉपर, इस ड्रॉपर के अंदर में जो पानी भर गया, इसका कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर लगा रहे हैं, अंदर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं तो डिप्थ बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेंगे, तो बढ़ गया और सारा जो वाटर है वो हाई से लो की तरफ बढ़ा, यानी ड्रॉपर में क्या हो गया, अब पानी बढ़ गया। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सिर्फ वही भरना है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उसे आपको टिक लगा देना। क्लियर है यहाँ तक। एक सिंपल सा जवाब है बच्चों, एक जवाब है या सिंपल सा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अगर कोई बकेट है, बाल्टी है, ठीक, इस पे पानी है, इसमें यहाँ पे पानी है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर लगेंगे। अब यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 0 होगा जैसे यहाँ पे है। अब लेकिन जब अंदर में हम जैसे जैसे बढ़ेंगे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, डिप्थ ज़्यादा है, डिप्थ ज़्यादा है, तो जैसे ही गहराई बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई। यही रूल यहाँ पे तो लागू हुआ। एरो का साइन देख रहे हैं ना, अंदर की तरफ भागने का है, कौन, वाटर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू चैप्टर। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।